बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज फिर हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन के हवाले से, क्योंकि ओमिक्रॉन इस वक्त जंगल में आग की तरह फैलता जा रहा है। आपको बताऊं कि मुस्बत जो केसेस हैं उनकी जो शरह है वो 6% होती जा रही है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा केसेस हैं। ये 6% का मतलब है कि हम मतलब वो ख़तरे की घंटी जो है ना हमारे लिए बज चुकी है। हमें अब एहतियात करना हमारे लिए बहुत लाजमी हो गया। हम इसीलिए अपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों से इसी हवाले से बात करना चाहते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आप तज्ज़ियाकार हैं और पॉलिटिकली इसको सारा किस तरह देखना चाहिए, सियासी सतह पे इस जो जो पांचवी लहर है इससे बचने के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फारूक डाडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास, माशाअल्लाह। सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट हूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि ओमिक्रॉन जो है ये नया वेरिएंट ये कितना ख़तरनाक है, मतलब जिसके बारे में भी सुना जा रहा है कि लहर आ रही है। देखिए, ये अभी तक ये तय नहीं हुआ कि जो आ रहा है ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। और ओमिक्रॉन के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतना डिज़ास्टर्स नहीं है या इतना ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वैक्सीनेटेड हैं। तो जो वैक्सीनेटेड है उस पर ये कम असरअंदाज होता है। और जो इसके बारे में सुना वो ये कि आपको इसमें कोई सिम्टम्स, बुखार या इस तरह के शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन ये है कि कोई भी ऐसा वायरस हो इसको हमें इजी नहीं लेना चाहिए और हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। जैसे आपने बताया 6%, तो मेरा ख्याल है अभी जो मेरे पास ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये 7% तक पहुंच चुका है। अच्छा जी, ओके ओके। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मैं अभी डॉक्टर सीमी जमाली को सुन रहा था तो उन्होंने 7% इसे कोट किया। अच्छा, और कुछ दिन पहले, मतलब ये नहीं कि बहुत हफ्ते नहीं है, कुछ दिन पहले ये शरह बहुत कम थी। 6% जो है ये अच्छी खासी रेशो है। और मतलब 100 लोगों में से 100 लोग टेस्ट करवाते हैं तो उनमें से 6 लोगों को ये मुस्बत निकलता है कोरोना वायरस। तो खैर बहरहाल अभी तक हमने हज़ारों जानें जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से गंवाई, ठीक है। और कोशिश यही है कि जो गलतियां हमने या इस मुश्किल वक्त में लॉकडाउन और बाकी सारे मामलात को देख के जो सीखा है हमने, उसका फ़ायदा उठाया जा सके, है ना। अच्छा ये बताइए कि इससे बचाव की वैक्सीन के हवाले से क्या कहेंगे आप? टोटल अभी तक 7 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जो कि कुल आबादी का 30% भी नहीं, ठीक है। 7 करोड़ कुछ लोगों ने, तो इतने ही 7 करोड़ के करीब ही लोग अभी बाकी हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवानी है, जिनकी उम्र है वैक्सीन लगवाने वाली। तो इस हवाले से संजीदगी लोगों की आप देख के क्या कहते हैं? एक्चुअली पता है क्या, मैं समझता हूँ कि अर्बन एरियाज़ जो है वहाँ पे तो लोग शायद वैक्सीनेटेड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा है। लेकिन ये जो फिगर आ रहा है ना, ये यकीनन वो गांव और वो इलाके जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादातर इन लोगों की तादाद हो। देही आबादी, देही आबादी की बात कर रहे हैं आप? जो अच्छा। भी हमारी नई आबादी जो भी है। लेकिन आप अगर कराची के हवाले से देखें तो मैं समझता हूँ कि कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर वगैरह, कोयटा, यहाँ मैं समझता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस है और मैक्सिमम लोग जो है वैक्सीनेटेड हैं। अब ये कि कहते हैं कि आप 3rd डोज दे रहे हैं, और आप इसमें एक पहलू और देखें कि गवर्नमेंट का $2 बिलियन का इम्पोर्ट बिल सिर्फ वैक्सीनेशन के अंदर है। आज जब हम इतने इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर से गुजर रहे हैं, तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये बिल भी शामिल है। आपकी मशीनरी जो इंपोर्ट हुई तकरीबन $1.5-2 अरब की, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्सपेंशन में वो भी आपका इंपोर्ट बिल में शामिल है। फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद रॉ मटेरियल की है जो आपके इंपोर्ट बिल में शामिल है। तो ये वो अमामिल है कि आप ये तकरीबन समझ लें कि फॉरेन रिजर्व में से और फॉरेन एक्सचेंज में से काफ़ी चीज़ें गई जो आज हमें IMF की इतनी कड़ी और सख्त शराइत को हमें कबूल करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से
कि वो मशीनरी जो है उसकी एक्सपेंशन से लोगों को ज़ाहिर बात वो लगेगी, तो फैक्ट्रियों की एक्सपेंशन होगी तो उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर आपके जो ज़ाहिर बात है $2 अरब अगर आपके वैक्सीनेशन के अंदर खर्च हुए तो वो भी आपके ख़जाने पे बहुत बड़ा बोझ है। तो यही वो सारे, और जो रॉ मटेरियल है, जब रॉ मटेरियल आएगा तो यकीनन आपकी इंडस्ट्री चलेगी और इससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपके यहाँ रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। अच्छा, आपने कहा कि वो जो हमने कर्ज लिए थे उसमें से अच्छा खासा हिस्सा जो है वो हमारी वैक्सीन के काम आया। वैक्सीन और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, जब ये गवर्नमेंट 2018 में आई तो नवाज शरीफ साहब जो है 7.5 अरब ख़जाने में छोड़ के गए थे। ठीक है। अभी इमरान खान ने हुकूमत को संभाला ही नहीं है और IMF और वर्ल्ड बैंक से डिमांड आ गई कि $9.2 बिलियन आप फ़ौरन अदा करें। तो इसका एक सियासी पहलू था। सियासी पहलू ये था कि उन्हें ये पता था कि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है और पाकिस्तान ये पैसे अदा नहीं करेगा और पाकिस्तान को ये डिफ़ॉल्ट करने का ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन चूँकि इमरान खान एक बैनुल-अक़वामी वेल रेप्यूटेड पर्सनैलिटी है, वो जाके अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर $6 अरब लेके आए, जिसमें UAE और सऊदी अरब शामिल थे। इस शर्त है कि ये अंडर टेबल है, किसी को पता ना चले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इन तमाम ममालिक को प्रेशर था कि पाकिस्तान को आप कोई मदद करेंगे नहीं। क्योंकि बुनियादी मकसद इसके पीछे जो सियासी मुहर्रिकात है वो यही है कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्होंने वाइंड अप करना था, आपके CPEC को इन्होंने वाइंड अप करना था, और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। अब आपने देखा कि इमरान खान ने आने के साथ 10 मेगा डैम का काम जोर शोर से शुरू किया। किसी की भी नाराज़गी उसको परवाह नहीं है, क्योंकि उसके पास लूज करने के लिए कोई ऐसी नाजायज़ दौलत बाहर नहीं पड़ी है, ना ऐसी नाजायज़ प्रॉपर्टी बाहर पड़ी है जिसे उसे कोई ब्लैकमेल कर सके। हमारा प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमानदार ऑनेस्ट आदमी है, जिसे हमारी अदालत उज़्मा ने भी डिक्लेयर किया कि सादिक और अमीन, और एक दुनिया में उसकी एक रेपुटेशन है। वो तो नवाज शरीफ साहब को भी नहीं इन्होंने किया था, सादिक और अमीन? नहीं, वो तो भागे, वो तो इज अ कन्विक्टेड, एक सजा याफ्ता मुजरिम हुकूमत की आंखों में धूल झोंक के और झूठ बोल के यहाँ से भागे। उससे बेहतर तो मैं फिर जरदारी को समझता हूँ कि वो तमाम केसेस के बावजूद इस मुल्क के अंदर मौजूद है, केसेस भी फेस कर रहे हैं। तो अब नवाज शरीफ तो मुशर्रफ के दौर में भी 10 साल की डील पहले भी भाग गए थे और अभी भी चलेंगे। तो बस इनको सिर्फ यहाँ पे हुकूमत, बच्चे भी बाहर हैं, दौलत भी बाहर है, सारी लूटी हुई दौलत लेके गए, और अब उनके जो वजीर ख़जाना समधी थे वो भी अब उनके साथ बाहर है। उन्होंने तो बाकायदा क्या कहते हैं अज़ाइलम की, पॉलिटिकल अज़ाइलम की वहाँ पे दरख्वास्त दी हुई है। वो शख्स जो वजीर ख़जाना के तौर पे यहाँ से भाग गया, बीइंग अ सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर, अपनी ही हुकूमत में कभी दुनिया में देखा, धड़ाधड़ नोटें छापी, $30 अरब के करीब कर्जा लिया IMF वर्ल्ड बैंक से, नोटें भी छापते रहे, बाहर भी बेचते रहे, और मनी लॉन्ड्रिंग में जितना वो मुलविस रहे शायद ही कोई हो। अब आप ये देखें कि यही इसहाक डार जिन्होंने इकनॉमी का बेड़ा गर्क किया। एक बैंक इस्लामी का आपने सुना होगा कि जब उसका वो ख़रीदारी के लिए चाइना की एक बिजनेसमैन ने 10 अरब उसकी कीमत लगाई, इन्होंने यही बैंक इस्लामी सिर्फ 1,000 रुपये में ख़रीदी, 1,000 में। उस वक्त यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा चल रहा था 7%, और उन्होंने एक पैसा जेब से नहीं दिया, स्टेट बैंक से कर्ज लिया 0.01% पे है जी जनाब। और उसके आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अगर आप नाम देखेंगे तो इसहाक डार, उनका बेटा अली डार, मुफ्ता इस्माइल, ये लोग थे। तो आप देखें कि इसहाक डार ने इस मुल्क की इकॉनमी का कितना बेड़ा गर्क किया है, और यही काम जो है मुफ्ता इस्माइल जाते जाते करके गए। मकसद इमरान खान के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, और ये सारी एक प्लानिंग थी। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मुलविस थे, और ये चाहते थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से
पीछे नहीं जा सकते, ये एक कदम आगे ही जाएंगे, क्योंकि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। अच्छा फारूक साहब, क्योंकि अभी हम कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस के हवाले से भी आम लोगों को ऐसा लगता रहा है कि शायद बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मतलब इसके इलाज की गर्ज से, इसकी दवाइयों की गर्ज से, वैक्सीन की गर्ज से, इक्विपमेंट की गर्ज से, जो जिनमें करप्शन हो रही है, उसी वजह से ये हमें बार बार कोरोना की वजह से डराते हैं। ये भी एक आम आदमी ऐसा भी समझता है। तो एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं, थोड़ी इस हवाले से भी रहनुमाई कीजिएगा। अच्छा, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम सिर्फ इसी हवाले से बात नहीं करेंगे, हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज़रा थोड़ी अवेयरनेस के हवाले से भी बात हो सके, क्योंकि इस कोरोना वायरस का बचाव सिर्फ SOPs की वजह से ही मुमकिन है। तो SOPs के ऊपर तो हम सब ने मिलकर ही काम करना है, और हुकूमत की वजह से जहाँ जहाँ हमें थोड़ी सी ढील नज़र आ रही है, और हमारी तरफ से जहाँ जहाँ ढील है, हम उन पर भी आज थोड़ी सी तनकीद करने की कोशिश करेंगे। थोड़े से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफे में आज जो मौजूदा हमारी सियासी और दूसरी कोविड के हवाले से जो सूरत हाल है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब फारूक डाडी साहब। अच्छा फारूक भाई, वक्फे से पहले हमने कहा था जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस हवाले से, हुकूमती जो मतलब लोगों को करप्शन नज़र आती है इस कोविड के हवाले से भी, जो एक शक और ख्याल जाहिर करते हैं कि ये ज़बरदस्ती हम पे जो है कोरोना वायरस जो है थोपा जा रहा है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा, ये सारी साजिश है, बाहर से पैसे मिल रहे हैं इन्हें। आम आदमी की इस तरह की जो सोच है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है, लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, और यहाँ पढ़े लिखे जायनों की भी कमी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ इस तरह है कि लोगों ने यहाँ पे लोगों को ज़हनी ग़ुलाम बनाया हुआ है। मकसद उनकी सोचने समझने की सलाहियतों को मादूम कर दिया गया है, और वो इस तरह की जब बातें करते, पढ़े लिखे लोग जब ऐसी बातें करते तो हमें बड़ा अफसोस होता है। अब इस हुकूमत का अब तक हुकूमती सतह के ऊपर कोई भी करप्शन नहीं है, ना सदारती लेवल पे, ना प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर। ठीक है। जबकि हमने गुज़श्ता दौर में देखा कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी मैसिव करप्शन, फाइनेंस मिनिस्टर की लेवल पे मैसिव फाइनेंशियल करप्शन, और सदर जो थे उससे पहले भी, इन तमाम लोगों उनके सतह के ऊपर फाइनेंशियल करप्शन या मॉनेटरी करप्शन होता रहा है। लेकिन PTI की इस गवर्नमेंट को, इमरान खान की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है, वो ऐसी किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं। यकीनन इस वक्त यहाँ से डॉलर भी बेतहाशा अफ़गानिस्तान जा रहे हैं मिलियंस में, लेकिन ये वो लोग इसमें मुलव्वस हैं जो निचली सतह के लोग, जो बॉर्डर पे और FBR और इन लोगों से साज़बाज करके, या आपके जो बॉर्डर पे फोर्सेस हैं उनसे मिल के ये काम हो रहे हैं, जो स्मगलिंग के और ये जितने भी काम हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे नहीं। अब आप देखें, इमरान खान को ये ज़रूर क्रेडिट जाता है, उन्होंने 10 जैसे हुकूमत संभाली 10 डैम का काम ज़ोर और शोर से शुरू कर दिया। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि अमेरिका बहादुर नाराज़ होगा या कौन नाराज़ होगा, क्योंकि इनके अपने दौरे हुकूमत में कोई वो डैम कंप्लीट भी होगा या उसमें अभी कई साल और लगेंगे? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान की जो सोच है ना, वो अपने वोट बैंक को के लिए नहीं है। वो ये नहीं सोचती कि मैंने 5 साल में दोबारा पब्लिक के पास जाना है, ठीक है ना। आप देखें 2025 से 2029 तक ये डैम कंप्लीट होंगे, ठीक है। जब ये डैम कंप्लीट होंगे तो आपकी बिजली जो प्रोड्यूस वो करेंगे 1.5 रुपये के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से बिजली प्रोड्यूस करेगा। अब हुकूमत आपको 5 रुपये में दे या 7 या 10 में, वो तो हुकूमत के अपने उस पर, क्योंकि इतना खर्चा भी तो हो रहा है। सेकंड ये है कि आपके फार्मर्स को, आपके किसानों को पानी मिलेगा वाफिर मकदार में, तो आपके पास एक ज़रूरी मुल्क है, और आप अजनास जो बाहर से इंपोर्ट करें आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ये कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट नहीं है, और पिछली 2 हुकूमतों की हिम्मत ही नहीं थी कि इन प्रोजेक्ट पे काम किया जाए।
क्योंकि वो अमेरिका बहादुरों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सारी जायदादें भी जब्त हो जाए और उनको मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर कर दिया जाए। बीसीसीआई की मिसाल हमारे सामने कि बीसीसीआई के साथ क्या किया, तो यही हुआ था ना कि मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा के इनके बैंक भी बंद कर दिया और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और पैसा भी सारा सीज कर दिया कई सालों तक। अच्छा, वैसे ये कॉस्मेटिक कामों की जब बात कर रहे हैं ना आप, ये हमने देखा है कि कुछ हुकूमतें जो हैं वो इस हवाले से बड़ा सीरियस होकर काम करती हैं कि उन्हें सिर्फ वही डेवलपमेंट के काम करने हैं जो नजर आए, जो ऊपर ऊपर के काम है, सुर्खी पाउडर वाले कॉस्मेटिक। जी हाँ, जी हाँ। तो वो काम जो नजर नहीं आएंगे, ऐसे हमारे यहाँ कराची में नालों की सफाई का वो काम, नकासी का जो निज़ाम है, ये बर्बाद तरीन निज़ाम है, तो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो सड़कों के नीचे का काम है, वो नजर नहीं आ रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा। कोई बाहर का काम किया जाए, कोई ऑरेंज ट्रेन टाइप काम शुरू किया जाए या कुछ, ताकि वो नजर तो आए, कुछ देर बाद रहे भी सही। भाई आप देखें ना कि इसमें करप्शन आप देख लें कि जो मोटरवे बनाई इन्होंने 15 से 20 करोड़ पर किलोमीटर यहाँ पे इन्होंने करप्शन की है, पैसा खाया है पर किलोमीटर के हिसाब से। जनाब हुकूमत इस पे तहकीकात भी कर रही है और इस पे काम भी हो रहा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पर किलोमीटर 15 से 20 करोड़ रुपए हो। ये इसके अंदर करप्शन हुई है। तो ये आप देखें कि मुल्क को किस तरह लूटा गया है। 60 अरब डॉलर पिछली 2 हुकूमतों ने कर्जा लिया IMF और वर्ल्ड बैंक से। बताएं मैं कौन से प्रोजेक्ट है जहाँ पे इन्होंने लगाया, सारी हमारी हर चीज़ को गिरवी रख के इन्होंने काम किया। हमारे मोटरवेज और ये सारे इन्होंने गिरवी रख के पैसे लिए। तो सवाल ये कि इस हुकूमत ने भी तो उनसे ज्यादा कर्जे लिए, इन्होंने ऐसे वो कौन से काम किए हैं कि जो बाकी नजर बता रहा हूँ आपको। देखिए इस हुकूमत ने कर्जे लिए, पहला ही कर्जा 9.2 बिलियन डॉलर की। अभी आपने हुकूमत को संभाला नहीं, टेक ओवर किया नहीं और 9.2 बिलियन डॉलर की आपके पास डिमांड आ गई कि पिछले आपने जो कर्जे लिए हैं उस मद में, उसकी सूद की मद में, उसकी इंस्टॉलमेंट की मद में आप ये पैसे फौरी तौर पे जमा कराएं, वरना आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपनी हुकूमत भी चलानी है, पिछले जो कर्जे लिए उसको भी आपने अदा करने, उसकी इंस्टॉलमेंट और उसकी ये। अब 2008 तक तो आपका कर्जा सिर्फ 34 अरब डॉलर था। मुशर्रफ के दौर में कर्जा 37 या 38 बिलियन डॉलर तक गया था। उन्होंने कर्जा IMF को वापस किया और IMF के प्रोग्राम से बाहर आ गए और आपके पास सिर्फ 34 बिलियन डॉलर का कर्जा था। जब 2008 में जरदारी साहब ने हुकूमत संभाली तो मुल्क का कर्जा सिर्फ 34 अरब डॉलर था। 2008 से 2018 तक आप इन लोगों ने 60 अरब डॉलर का कर्जा लिया और इस कर्जे को 94 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया और ये तोहफा इमरान खान को दिया कि ये आप लें। तो ये हुकूमत आप देखें कि 10 डैम पे काम हो रहा है और बेताश ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे काम हो रहा है। बस इस हुकूमत की एक बुनियादी ख़राबी ये है कि वो तशहीर के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रही। हुकूमत का कहना यह है कि बजाय हम तशहीर पे खर्च करें, हम वो पैसा अवाम पे खर्च करना चाहते हैं। हाँ, तशहीर पे भी अच्छे खासे पैसे लगते हैं भाई पहले। अच्छा, कोरोना के हवाले से भी हुकूमत पे तनकीद की गई है, असद उमर साहब पे ख़ास तौर पे कि 40 अरब की जो है वो इन्होंने तनकीद की है कि इतना फ़ंड जो है वो इधर उधर हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोविड के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत करप्शन हुई है? देखिए इन लोगों ने डे 1 से कोशिश की कि इस हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किए एक प्रोपेगेंडे के तौर पे कि अब सबको पता है कि इस हुकूमत ने या इमरान खान के लेवल पे या डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के लेवल पे कोई करप्शन आपको नहीं मिलेगी। बल्कि आप देखें कि इन्होंने 20 करोड़ रुपए तो इमरान खान ने पिछले साल अपना ख़र्चा कम करके बचाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के। इसी तरह डॉक्टर आरिफ अलवी ने, सदर पाकिस्तान ने 67% से ज़्यादा प्रेजेंट हाउस के ख़र्चों में कटौती की है। ठीक है ना। और असद उमर एक बहुत वेल रेप्यूटेड सियासतदान है, मिनिस्टर है
और मैं नहीं समझता कि वो ऐसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। तो प्रूफ सामने लेके आए, आपकी अदालतें भी आपके पास मौजूद हैं, जाए उन अदालतों में और चैलेंज करें कि ये असद उमर ने करप्शन की है। सही। अच्छा, कोविड के हवाले से जहां हम अभी वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि तकरीबन 7 करोड़ लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवाई है और आपने कहा कि वो शहरी आबादी से इनका ताल्लुक है ज़्यादातर जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। अभी हमने ये भी सुना है कि जो बूस्टर डोज है वो भी लगाना शुरू कर दी गई है, तो क्या इसके लिए भी वो सारे लोगों को दोबारा से उसी प्रोसीजर से गुजरना होगा? अब यकीनन जब एक सिस्टम है और आपको प्रिकॉशनरी सब कुछ जाना करना पड़ेगा, बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा इससे बचने के लिए। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क है और वो वाहिद मुल्क है जिसने कोविड से पिछले दिनों जिस तरह लड़ा है। WHO ने भी इसकी तारीफ़ की है, पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने, और पाकिस्तान के मॉडल को जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसको बहुत से ममालिक ने अप्रिशिएट किया और अडॉप्ट किया अपने ममालिक में कि ये सबसे सही तरीका है। तो आप देखें कि दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही थी और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था 3.9% पे चला गया था, माइनस से 3.9% पे इस कोविड के दौरान आपने ये टारगेट अचीव किया था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी धड़ाधड़ एक हुकूमत पे, चूँकि उनको एक भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, तो वो भी धड़ाधड़ पैसे भेज रहे थे। यानी कि एक महीने में आपने 2 से 3 अरब डॉलर आपने वसूल किए हैं। आपके पास आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आपको सपोर्ट किया है। तो ये हुकूमत पे एक एतमाद था जिसकी बिना, और हुकूमत ने बहुत खूबसूरत अंदाज से स्मार्ट लॉकडाउन में कोविड से जो निपटा है, जितनी भी तारीफ की कम है। मैं यहाँ ना गवर्नमेंट का स्पोक्समैन हूँ, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। आपके अपने ख्यालात हैं ये। सर मुझे ये बताएं कि ये जो बूस्टर डोज है, क्या ये भी हमें पहले की तरह हुकूमत की तरफ से ही लगाई जाएगी या इसके पैसे अदा करने पड़ेंगे? अब नहीं, ये फ्री है, फ्री है, ये बिल्कुल फ्री कोई हुकूमत ने ना पहले कोई इस मद में पैसा लिया है ना आगे वो लेगी, और हुकूमत के ख़जाने पे अभी भी बोझ पड़ेगा। अब ये लोग कहते हैं मिनी बजट आ गया, बड़ी महंगाई हो जाएगी, ये होगा, थोड़ा बहुत बोझ पड़ेगा ज़रूर, लेकिन बात ये कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आपकी पिछली हुकूमतें आपके ख़जाने में कोई पैसे ही छोड़ के नहीं गए, आपके पास 1 महीने का भी इंपोर्ट बिल छोड़ के नहीं गए कि आप करते क्या। ये सारे इक़दाम किए हुए थे इन्होंने आपको डिफ़ॉल्ट करने के, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम और न हम पे है कि अल्लाह ताला ने हमें उन तमाम चीज़ों से बचाया। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, अल्लाह ताला ने इमरान खान को जो नई ज़िंदगी दी, तो ऊपर से गिरे बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी, तो हो सकता है कि ये हमारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। और इमरान खान की एक क्वालिटी ये ज़रूर है, उन्होंने कभी ये परवाह नहीं कि मुझे मेरे वो काम करने जहाँ से मेरा वोट बैंक बने। उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, वही प्रोजेक्ट किए, और बेतहाशा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि पब्लिक को नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि हुकूमत तशहीर के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर। आप हेल्थ कार्ड देख लें कि 10 लाख रुपए आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएं, क्या ये कोई मामूली सी बात है? नहीं, बिल्कुल मामूली बात नहीं है ये हमने तो पहले कभी नहीं देखा। और मैं हुकूमत सिंध से भी दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के मैं आपसे अपील करता हूँ कि सिंध के लोगों का भी ख्याल करें और वफाकी हुकूमत के साथ आप ताउन करें, और ये कार्ड की लॉन्चिंग की इजाज़त वफाकी हुकूमत को आप सिंध में भी दें, ताकि सिंध के अवाम भी इससे मुस्तफ़ीद हो। और इसे देखिए, अच्छे से अच्छा बंदा यहाँ पे सेहत की सहूलत एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद नहीं। अच्छे से अच्छा पैसे वाला बंदा भी अगर खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी हो, तो वो एक हद तक ही उसका ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता। मैं पिछले दिनों जब हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि कितना ख़र्चा होता है। सिर्फ एक पैट स्कैन 80,000 रुपये उसकी फीस है। बताएं कि एक अगर केमोथेरेपी आगा खान 1,30,000 1,15,000 रुपये,
तो मुझे बताएं कि बंदा कहाँ तक वो करेगा। वो 10 लाख का हेल्थ कार्ड जो है वो वाकई एक अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अभी 2 सूबों में है ना ये? अब इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सिंध में भी होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि सब जगह बलूचिस्तान पूरे में भी पाकिस्तान में सेहत हो की रहा है ये। सहूलियात ना होने के बराबर है। पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन चूंकि 18वीं तरमीम के तहत सूबाई हुकूमतों के पास ये इख्तियार है कि वो इन चीज़ों पे ममानियत भी कर सकती है और अलाउ भी कर सकती है। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंध में भी इस कार्ड को, वफाक को यहाँ पे इस कार्ड की लॉन्चिंग की इजाज़त दे और यहाँ पे लोगों को मुस्तफ़ीद होने दे, क्योंकि इस वक्त सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ सबसे ज़्यादा हेल्थ की ज़रूरत है। हेल्थ में और एजुकेशन में इस वक्त सिंध सबसे पीछे है, पूरे मुल्क में सबसे पीछे जा रहा है। और ख़ासकर हेल्थ की फैसिलिटीज़ तो अंदरून सिंध में तो बहुत ही बुरा हाल है। मगर से देखें, सिंध गवर्नमेंट से जब हेल्थ के हवाले से जब भी कभी बात करते हैं, सवाल करते हैं, तो वो अपना NICVD और इस तरह के 1-2 केसेस लाके आपके सामने रख देते हैं कि ये देखें हम इतने NICVD जो है वो इनका अपना थोड़ी था, ये तो 18वीं तरमीम के तहत इन्होंने ली, ये तो वफाक का था, ये जिन्ना हॉस्पिटल वफाक की थी। तो ये और NICVD जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रही है और इसकी में डोनर्स हैं, वो कर रहे हैं और इसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है, कोई कमाल नहीं। तो इसमें पैसे नहीं, हेल्थ का बजट इसमें नहीं लग रहा है क्या? अभी पिछले दिनों उनके डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई थी, लगाया होगा। मैंने आपसे कहा ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये चल रहा है, जो प्राइवेट डोनर्स हैं उनकी डोनेशन पे ये चला, मुखैर हजरात लोगों की डोनेशन पे चला और हुकूमत सिंध भी इस पर अपना कोई हिस्सा डालती होगी, जिसके फिगर्स मेरे पास नहीं है। हुकूमत सिंध जो है इंडस हॉस्पिटल को भी सपोर्ट करे, डॉक्टर बारी के, तो वो बहुत अच्छा काम करे डॉक्टर बारी। वो कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई भी अपना इलाज वहाँ करवा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अस्पताल हुकूमत की ज़ेर परस्ती चल रहे हैं, चाहे कराची में हो चाहे अंदरून सिंध में हो, ये अगर अच्छी रेपुटेड लोगों को के हवाले कर दिया जाए और उनके मातहत कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को सहूलत भी मिलेगी और करप्शन भी नहीं होगी। हाँ, अच्छा नहीं, ऐसे बहुत सारे वैसे हॉस्पिटल भी मौजूद हैं और ऐसे बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हमें आप सरकारी जगह दे दें, पूरा सारा इंतज़ाम हम खुद करेंगे, संभालेंगे, खुद चलाएंगे, खुद हमें जो सरकारी अस्पताल हैं जो नहीं संभाले जा रहे हैं, ये उनके हवाले कर दिया जाए। ऐसे चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं जो इन सबको ओवरटेक करना चाहते हैं। एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। तो आज जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन के हवाले से, इस पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज ओमिक्रॉन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फ़ारूक डाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताइए कि अभी क्योंकि आवाम के अंदर जो है वो उस तरह SOPs को हम फॉलो करते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि शायद लोग सीरियस नहीं हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं है, या वो हुकूमत की ये जो हदायत हैं उन पे वो उस तरह एतमाद नहीं कर रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह जो है अवाम को वापस ये फ़िक्र दिल जो है ना वो दिलाई जाए कि भाई ये एक सीरियस इशू है, कि 5वीं लहर आ गई है, 6% लोग जो हैं वो मुस्बत केसेस के साथ जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया में सब जगह ये मसला अच्छा है। जब पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर भी ये मसला है, ठीक है ना। लोग मास्क लगा रहे नाक के नीचे, अभी तो चूंकि प्रोग्राम हो रहा है तो हमने और आपने अपने मास्क उतारे हुए हैं, लेकिन ये है कि इस चीज़ को हमें सीरियस लेना चाहिए। और चूंकि हम इस दौर से गुज़र चुके हैं और बहुत से हमारे अहबाब हम खो चुके हैं इस कोविड में, तो अल्लाह ताला सबको अपने अफ़्सो ईमान में रखे और इस चीज़ से बचाए। तो हमें इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत हर काम तो नहीं कर सकती। हमें एज ए पब्लिक भी बहुत सारे काम करने होते हैं। जब तक आप एज ए सिटीज़न अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। अब आप देखें ना कि जब लोगों के दिलों से, चोरों के और डाकुओं के दिलों से
खौफ निकल जाता है तो वो दंदनाते फिरते हैं और लूट मार शुरू कर देते हैं। आज शहर कराची में देखें कितनी लूट मार बढ़ गई है, कितनी लूट मार, कितनी डकैतियाँ शुरू हो गई दोबारा। तो ये बीच में तो सारा ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया कराची में। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि लोगों के दिलों से डर खौफ भी निकल गया है। फिर दूसरा पहलू माशी भी है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं, खाने को कुछ नहीं, तो कुछ लोग मजबूरन भी कर रहे हैं और कुछ अपनी जो उनकी एक प्रोफेशन डकैतों अच्छा नहीं तो महंगाई बहुत बड़ा इशू नहीं बन गया इस वक्त? हुकूमत महंगाई को काबू करने में सख्त नाकाम रही है। आप 1947 से अब तक कोई भी हुकूमत आई है, आप बता दें कि किस हुकूमत में ये शोर नहीं हुआ कि महंगाई है, महंगाई नहीं है। हमेशा महंगाई हुई है। बल्कि मैं उस दिन पढ़ रहा था एक पोस्ट व्हाट्सएप पे कि ट्राम के ऊपर 2 पैसे या 5 पैसे बढ़ा दिए थे ट्राम की टिकट पे, तो वो कोई 1 आना या 2 आने पे कोई बढ़ा दिया, तो उस पर इतना शोर हो गया कि यार इतनी महंगाई होगी सब कुछ। तो पाकिस्तान में अगर किसी हुकूमत को गिराना हो, 2 चीज़ों को आप गायब कर दें, आटा और चीनी, वो हुकूमत आपकी गिर जाएगी। तो इस दफ़ा तो आटा भी मेरा ख्याल वो 20 अरब का तो चूहे खा गए। तो 20 अरब रुपए की। अच्छा, गंदम चोरी हुई है ना, उसका हिसाब लेने गए तो उन्होंने कहा चूहे खा गए। तो चेयरमैन नैब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि सिंध के अंदर जो 20 अरब रुपए की जो गंदम थी, जो चूहे खा गए थे, उन चूहों को हमने पकड़ा और उनसे हमने पैसे निकलवाए। तो हमारे चूहे भी बड़े मालदार हैं यहाँ पे माशाल्लाह, और बड़े पावरफुल है कि 20 अरब की गंदम खा जाते हैं ये सिंध के अंदर। अच्छा, मैं यही हिसाब लगा रहा था, मैं कहा 20 अरब रुपए, 20 अरब की इतनी गंदम होगी और कितने चूहे होंगे जिन्होंने खाई होगी और कितने सालों में। हाँ, डायनासोर होंगे वो, अगर समझे खा गए तो। वो जो भी चूहे थे वो पकड़े गए, लेकिन अभी तक हमने उन चूहों की तस्वीर नहीं देखी। पैसे भी दिए उन्होंने, हाँ, तो पैसे भी उनकी वसूली कुछ हुई है। तो अब आप चूहे सामने आने चाहिए वैसे। नहीं, बिल्कुल, हम भी देखें वो चूहे जो है वो क्या है, टोपियां पहन रहे हैं या क्या है, हम भी देखें यार ऐसे इतने मालदार चूहे कौन से भाई। नहीं, आप सारा कुछ छोड़े, ये कोई एक्सक्यूज है देने वाला कि चूहे खा गए यार? मतलब पेट्रोल किधर गया, पेट्रोल उड़ गया, ये बिल्कुल ऐसी बात है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि गुज़श्ता कल एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा गैस की सूरत में पाकिस्तान को मिला है, और पिछले 10 साल में ये सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ है, मेरे ख्याल है KPK किसी इलाके में। अच्छा। और चूँकि बड़ी तशवीशनाक बात है, आप देखें कि आपके पास सुई में जो गैस है वो 7-8 साल के लिए में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और नए कुएँ पिछली हुकूमतों ने उस पर तवज्जो नहीं दी, ये हुकूमत बहुत तवज्जो दे रही है। मेरा ख्याल है मैं जितनी इमरान खान की हुकूमत की तारीफ़ कर रहा हूँ, कोई समझेगा कि शायद मैं उसका स्पोक्समैन हूँ, लेकिन एज ए पाकिस्तानी नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगा, सब समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी निशानदेही करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। इमरान खान और उसकी हुकूमत जितना अच्छा काम कर रही है, मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी तशहीर के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे, बल्कि वही पैसा आवाम पे कर रहे हैं। और थोड़ा वक्त दे दें, आप देखें कि इसके नताइज जो आएंगे इतने अच्छे आएंगे जिसकी इंतहा नहीं। अच्छा, कितना वक्त है? मतलब जब ये हुकूमत तो पूरा टाइम इनके पास है। देखिए, अवाम को इन दी एंड जो गर्ज है ना, वो चीज़ों की कीमतों से है जिससे उनका पाला पड़ता है। अब आपको पता है इस बात का कि एक शख्स जिसकी कोई 20,000 रुपया तनख्वाह है, एक सिक्योरिटी गार्ड है या कोई और कोई मुलाजिम है, तो 25,000, वो किराए के घर में 2 बच्चों 2, 3, 4 बच्चे जो उसके पढ़ते हैं, माँ बीमार, मतलब गुजारा नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो अवाम बुरी तरह से पिसे हुए हैं। हुकूमत की कामयाबी जितनी मर्जी हो, इन्होंने बेशक तशहीर नहीं की, उसकी कुछ भी नहीं किया, अवाम के लिए मुश्किलात क्रिएट हुई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कड़वे घूंट पिए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की है। चीन की मिसाल हमारे सामने है कि 40 साल पहले चीन क्या था। जापान की मिसाल हमारे सामने कि पूरा तबाह बर्बाद एक बार नहीं 2 बार हुआ है। ठीक है ना, ये कौमें उठती है
और कुछ देखें, हमारी लीडरशिप ने, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कौम को बनाते हैं। कायदे आज़म के बाद मैं समझता हूँ इमरान खान वो पहला लीडर है जिसने तवज्जो दी कि मैं इस कौम को बनाऊँ। और हमने देखा कि दूसरे ममालिक हमें किस तरह ट्रीट करते थे और इमरान खान ने किस तरह उनके साथ बिहेव किया, कहीं झुका नहीं, एक ऑनर और डिग्निटी के साथ। फिर आखिर क्योंकि इनको सवालात पाकिस्तान जैसे मुल्क से सुनने की आदत ही नहीं थी कि पाकिस्तान भी कोई सवाल कर सकता है, ये तो हमारे आगे हाथ हमें उस नज़र से देखते हैं। तो आप मुझे देखें कि इमरान खान की आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, उस शख्स ने अपनी हर चीज़, यहाँ तक कि जो इनामात और जो पैसे मिले सब शौकत खानम को दे दी। न सिर्फ अपने दोस्तों के, यहाँ तक कि इंडियन फनकारों ने भी आके यहाँ पे और दुनिया में इंग्लैंड वगैरह में जाके अमिताभ बच्चन हुए, सुनील गावस्कर हुए, इन लोगों ने फंड रेजिंग की शौकत खानम के लिए। और आप देखें कि अभी भी उस शख्स ने अपनी हर चीज़ दे दी। क्या है उसके पास? आज उसके पास 2 घर बाकी है, बनी गाला और आपके जमान पाक। उसके बारे में सुना कि दोनों घर उसने वक्फ कर दिए कि मेरे मरने के बाद ये दोनों घर जो हैं ये शौकत खानम को जाएंगे। तो जिस शख्स ने अपनी नौमरी के अंदर इतनी इज्जत, शोहरत और पैसा कमाया हो, तो वो शख्स इस कौम को बनाना चाहता। और क्या आप नहीं समझते कि जब जमायमा की तलाक हुई, अरबों डॉलर्स, अरबों रुपए, पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स होता, जो पैसा उसको मिला था, इससे इनकार कर दिया। उस इनकार की वजह से न सिर्फ इमरान खान, हर पाकिस्तानी का सर दुनिया में फ़ख्र से बुलंद हो गया कि ये वो कौम है जो ये पैसों के नहीं, एक ऑनर के साथ चलती। तो उस जज की आंखों में भी आंसू थे कि इतना बेहतरीन शख्स। सिर्फ एक ही वजह थी, जमायमा ने कहा मैं चाहती हूँ कि ये इंग्लैंड में रहे, और इमरान ने कहा कि नहीं तुम पाकिस्तान में रहो। इस बुनियाद पे इनकी डिवोर्स हुई। फिर गलत फैसले छोटे छोटे करते रहे ये ज़िंदगी में, ये रेहाम खान वाले और इस तरह के। देखिए ये इंसान का अपना पर्सनल है, इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशन और अपनी डिसीजन मुख्तलिफ तरीके से होते हैं, और कुछ लोगों को प्लांट भी किया जाता है। तो रेहाम खान का तो सबको पता है कि शी वॉज प्लांटेड और एक ख़ास मकसद के लिए आई हुई थी। तो बहरहाल वो वक्त से पहले वो चीज़ का पता चल गया और वो फारिग हो गई। आवाम के लिए क्या हदायत हैं अभी ये इससे बचने के लिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक कदम ओमिक्रॉन हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये इससे पहले कि ये हमारे घर में और दोबारा से हम तक पहुँचे, हमारे प्यारों तक पहुँचे, हमें कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको संजीदगी के साथ अपनाना होगा। वो क्या है ज़रा उस पर सख्ती से हमें जो है इन हिदायत के ऊपर अमल करना चाहिए। प्रोटेक्शन की, मास्क बराबर पहने, और पब्लिक में और इंडोर्स की जो बड़ी बड़ी ये शादियाँ वगैरह है उससे इज्तनाब किया जाए, और वो भी अपने फंक्शंस कम करे। इससे पहले कि हुकूमत कोई पाबंदियाँ लगाए तो हमें एज ए सिटीज़न इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और जो इंडोर शादियाँ वगैरह हो रही है उसमें आप मेहमानों को कम कर दें, बजाय 1000-1500 के आप 400-500 मेहमान की तकलीफ करें, और स्कूलों में बच्चों के थ्रू सबसे ज़्यादा ही फैलता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जनाब फारूक डाडी साहब। हमने ओमिक्रॉन के हवाले से बात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात की है, हुकूमत के हवाले से भी बात की है हमने। एक वक्फा है, वक्फे से जब वापस आएंगे तो हम एक और मौजू पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अभी हम बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो उनमें बड़ी तेज़ी से जो है वो इजाफा देखने में आया है, और सन 2020 की निस्बत सन 2021 में एक बहुत बड़ी शरह में जो है ना वो इजाफा देखने में आया है।
मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कराची में साल 2021 में स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें थी वो 72,000 से तजावुज़ कर गई। CPLC के हकाम की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 47,000 से ज़ायद सिर्फ मोटरसाइकिल्स के छीनने और चोरी के वाक़यात जो हैं वो सामने आए और 2020 की निस्बत जो है ये 86% मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात ज़्यादा हुए हैं और 34% जो हैं वो मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात ज़्यादा हुए। ये सिर्फ आपको ये स्ट्रीट क्राइम्स में मोटरसाइकिल की चोरी और इनके छीने जाने के वाक़यात के हवाले से बात की जा रही है। इसी तरह गाड़ियों के छीने जाने के वाक़यात, इसी तरह लोगों से राहगीरों से जो है वो नकदी वगैरह छीनने के वाक़यात, मोबाइल के छीनने के वाक़यात, उन सब में भी इजाफा हुआ है। माहिरीन इन सब वाक़यात के और ये जितने भी क्राइम्स हैं इनके बढ़ने की अलग अलग रीज़न्स जो हैं वो बयान करते हैं। हमारे साथ भी आज स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, हम इनसे इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जनाब एडवोकेट लियाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई साहब, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, आप एक तजियाकार हैं, अरसलान खान नूरी साहब, आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब, थैंक यू। तबीयत ठीक है, सब अच्छा है माशाल्लाह? बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर लियाकत साहब, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा क्यों होता जा रहा है? और वो भी ठीक है 19-20 फ़र्क हो तो समझ में आता है, इतना बड़ा एक बदलाव देखने को नज़र आ रहा है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़हीम साहब मैं आपको नए साल की मुबारकबाद दूंगा और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबको मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये खैर खैरियत से गुजरे जो ना। और आपने देखें फ़हीम साहब स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बात की जो ना, देखिए स्ट्रीट क्राइम्स का आपने फिगर भी बताया कि पिछले साल जो है ना 2020 की निस्बत 2021 में ज़्यादा वाक़यात हुए। बिल्कुल वाक़यात बढ़े हैं, इसकी मैं समझता हूँ कि जो रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए थे वो ना हुकूमत की तरफ से किए गए हैं और ना ही जो है ना जो हमारी पुलिस है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से किए गए हैं। अब मैं इसकी आपको मिसाल दूंगा कि हमारे पास जब केसेस आते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिग्नल के ऊपर रुक जाते हैं, कुछ लुट जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलियों में लुट जाते हैं। तो देखें, आप कहते हैं जी कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम है, पूरे कराची में कैमरे लगे हुए हैं, तो आप जब भी कोई वारदात होती है, जब आप कैमरे निकालते हैं तो आपका कैमरा जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो जो है ना जो जिन जिन एरियाज़ के अंदर कैमरे लगाए गए हैं उनकी CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग को सही किया जाए। उसके बाद आपने कहा ना गाड़ियाँ छीनती हैं, दिन दिहाड़े वो आते हैं, गाड़ियाँ छीन के चले जाते हैं, मोटरसाइकिलें छीन के चले जाते हैं, चोरी करके जाते हैं। मुझे ये बता दें कि जितनी ट्रैफिक पुलिस या AVLC की पुलिस जो है हमारी जो खड़ी हुई है सिग्नल्स के ऊपर या रोडों के ऊपर, आप ये बताएं कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स की गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चल रही हैं, इसके अलावा विदाउट डॉक्यूमेंट्स की गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है ना। तो ये पुलिस का काम है कि आप जब रोडों के ऊपर अपना गश्त बढ़ाएंगे, आप रोडों पे पिकेट लगा के खड़े होंगे तो किसी भी शख्स की हिम्मत नहीं है कि वो स्ट्रीट क्राइम कर सके। जब हमारी पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर बैठी होगी या थानों के अंदर बैठी होगी, वो सही तरीके से वर्किंग नहीं करेगी, तो उस वक्त तक कैसे जो है ना ये आप क्राइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक और सारा कुछ तो पहले भी ऐसे ही चल रहा था, ये पुलिस वाले जो है अपना रोल कुछ ऐसा ही प्ले कर रहे थे, कुछ इन्होंने ज़्यादा ढील नहीं दे दी है। बात ये थी कि आखिर ये शरह में इजाफा क्यों हुआ है? देखिए शरह में उसी की मैं बात कर रहा था। देखिए मैं समझता हूँ कि इलाका SHO जो होता है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये तमाम थानों को हकामात दिए जाएं कि उनके जो इंटेलिजेंस अफसरान होते हैं, उनकी जो पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस होती है, कि वो अपने अपने नाकों पे मौजूद रहे और सख्ती करे, लोगों को जो ना लोगों की स्नैप चेकिंग करे। देखें हम तो देखते हैं रेंजर भी साथ खड़ी होती है रोडों के ऊपर, बजाय आप क्रिमिनल्स को पकड़ने के आप जो है ना एक आम शहरों को रोकते हैं, किसी के पास हेलमेट नहीं है, किसी के पास जो है ना शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसके ऊपर आप लोगों को तंग करते हैं। अगर यही तवज्जो जो है आप मेरे ख्याल में क्रिमिनल्स को पकड़ने में लगा दें, बेशुमार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो FIRs के अंदर स्कॉन्डर चल रहे हैं, मफरूर होते हैं, उनके वारंट जा रहे होते हैं, उनको अरेस्ट ही नहीं करते जो ना। देखिए मैं समझता हूँ पुलिस अगर चाहे तो कोई चीड़ी का बच्चा पर नहीं मार सकता है जो ना, इतनी पुलिस की गिरफ्त है जो ना। अब इसको यह है कि एक्टिवेट करना है, मोटिवेट करना है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। और जो केसेस रजिस्टर होते हैं उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि पुलिस की तरफ से सुस्त रवैया होती है। एक तो ये इशू है कि आपकी गाड़ी छिन गई, आपकी FIR नहीं कटती है, उसके लिए आपको 22C की पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, उसके बाद आपको थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको फिर जब FIR कट जाती है तो बगैर आपको आपकी रिश्वत के आपका काम
नहीं होता है जो ना, आपका मेरिट पे काम नहीं होता, या आपके पास सवारिश होनी चाहिए या आपको पैसे होने चाहिए, तब जाके आपका काम होगा। फिर वो जो एफर्ट्स लेने चाहिए वो हम देखते हैं कि पुलिस नहीं लेती जो ना। रिसेंटली मेरे एक दोस्त की गाड़ी पिछले साल छीनी है, आज तकरीबन 1 साल हो गया है। मेरे ख्याल में कितनी एप्लीकेशन हमने दी होंगी, कितनी जो ना हमने कोर्ट के अंदर कहा, जज साहब ने भी कहा बुला के कि भाई गाड़ी रिकवर करो, लेकिन आज तक नहीं, कुछ पता नहीं है जो ना उसका गाड़ी का जो ना, नहीं अभी तक नाकाम है जो ना। अरसलान खान साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो क्राइम्स की शरह में इजाफा हो रहा है, इसकी सिर्फ और सिर्फ कसूरवार जो है वो पुलिस ही है या इसी तरह के इदारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़हीम साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अब कराची में भी, क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर भी जो है ना कुछ और इतना एडवांस अब ज़माना है, एप्लीकेशंस का ज़माना है, चिप्स का ज़माना है, स्मार्ट कार्ड हर बंदे के पास है, सिम कार्ड, तो ट्रेस करना इतना जो है ना वो मुश्किल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो है ना वो उनको मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है। जैसे कि दुबई में पुलिस विदाउट पुलिस जो है उन्होंने एक बूथ बनाया है, सही है, कि वहाँ पर किसी बंदे को वहाँ पर किसी रिपोर्टर की या किसी जो इन्वेस्टिगेशन बंदे की ज़रूरत नहीं है, वो जाए वहाँ पर बूथ के अंदर जाके अपनी कंप्लेन करवा दे। उससे भी ज़्यादा जो अब प्रॉब्लम ये है कि वारदातें हो रही हैं, अगर आप थानों में जाए ना तो थाने वाले कहते हैं हमारे पास तो केस रजिस्टर्ड नहीं होते। यहाँ पर शहरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि केस तो कम से कम जो है ना वो जाके रिपोर्ट तो कराएं, आप FIR तो कटवाएं जाकर। यहाँ पर FIR नहीं होती हैं, केसेस बहुत हो रहे हैं। अच्छा, और अब पहले ये होता था, लियाकत साहब मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, कि रोडों पर लोग कहते थे सुनसान रोड पर वारदात होती है। अब ऐसा नहीं है, अब वारदात आपके साथ वहाँ होगी जहाँ आपको लगेगा कि आपके बराबर में भी कोई, आपके सामने भी कोई है, आपके साथ भी कोई खड़ा हुआ है। और 2 जगह ऐसी हैं, मैं आपके चैनल की तवज्जो से वो मेंशन करना चाहूँगा, 2 जगह ऐसी हैं कराची के अंदर, वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को और बहुत सारे जो रेंजर्स को, सबको वहाँ पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। एक साइड एरिया से जब वापस आते हैं उधर भी जो है, जब ट्रैफिक जैम हो जाए, खुदा ना खास्ता आपके बाइक पर, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, या आपको जो है वो ATM की ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पर कुछ भी आप इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो समझ लें 90% चांसेस ऐसे हैं कि आपके साथ वहाँ पर वारदात हो सकती है। और फिर ये जो हमारा जो कोरंगी वाला जो रूट है, जो मेन हब है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, यहाँ से जो नदी को जो रास्ता जाता है, जो रास्ता DHA को जाता है, ये भी बड़ा शाम को ऐसा हो जाता है कि रश हो या ना हो। अच्छा साहब, ठीक है, ये आपने निशानदेही की है कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं, मगर सवाल ये है कि ये क्यों हो रहे हैं? क्या पुलिस ने ढील दी हुई है, या ठीक है जितने भी केसेस पुलिस के पास रिपोर्ट होने चाहिए थे अगर उतने नहीं भी हुए हैं तो क्या अदालतों ने उन सबको सजा दी है, इबरत का निशान बनाया है, या वो मतलब किसी भी इस तरह के वाक़े में आपको नहीं लगता कि अगर कोई बंदा अदालत तक पहुंचता है तो वो जमानत के बाद बाहर फिर रहा होता है? मतलब देखें, अब यहाँ पर ये जो हो रहे हैं केसेस, ये क्यों, ये तो बहुत लॉन्ग डिबेट है। हमने लास्ट शो में भी अभी टाइम है, आप हमने लास्ट टाइम जब एक बात डिस्कस की थी कि जब आपको याद होगा कि एक नौजवान ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी, तो हमने कहा था ये खुदकुशी जो है ना, ये तो किसी भी सूरत जो है ना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, इस्लाम तो सिखाता ही आपको ये कि इन्नल्लाह साबरीन, सब्र करने वाले। आपके लिए कुछ है खाने को या आपको बच्चों को खिलाने को है, नहीं है इसका हल, मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लें, ये तो हल है ही नहीं कि आप दिल बर्दाश्त होकर जो है ना वो बैठ जाए। ये यहाँ पर भी ये बात आती है कि अगर जितने भी हालात टैक्सेस गवर्नमेंट लगा दे, महंगाई हो जाए, इसका हल ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो जो है वो लोगों को लूटना शुरू कर दें, और जो है ना क्राइम कोई हल नहीं है चीज़ का। तो ये तो माशरा बुराई की तरफ जाएगा अगर आप इस काम को अपनाते भी हैं। तो ये बात, मेरा मैसेज कहने का बिल्कुल भी ये नहीं है कि महंगाई है और जो है जो नौजवान जो है, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना बड़े अफसोस के साथ, अगर जो CCTV फुटेज आपको मिलती है, जो लड़के नौजवान ही है ना वो जो वारदात कर रहे हैं, पढ़े लिखे घरों के। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई देहात गांव से या इंटीरियर से आया हुआ बंदा है, बिल्कुल आपसे बात कर रहा होता है। अगर हम सब इस शहर में रहते हैं, हम सबको अंदाज़ा है कि जो वारदातें हमारे साथ हुई हैं, हमसे किस तरह बात करी है। आपके पास मोबाइल है,
आपके पास आपके साथ हुई कभी वारदात? मेरे साथ तो माशाल्लाह से कोई रोड ऐसा नहीं है शहर का जहाँ वारदात मेरे साथ हुई नहीं है। शार फैसल पे हो चुकी है, माशाल्लाह से। अच्छा, DHA पे हो चुकी है, और बल्कि वारदात में वो ये भी कहते हैं आपको कि अभी हम आपके साथ वारदात करें तो 10 मिनट तक हिलिएगा नहीं यहाँ से, जब तक हम चले नहीं जाएं, और आप भी बड़ा उसको फॉलो कर रहे होते हैं उस कानून को। लियाकत भाई आपके साथ कोई? मेरे साथ भी हुई है। आपके साथ भी? मेरे साथ भी हुई है कि हम तो इनको बचाने वालों में से, इन्होंने हमें भी नहीं बख्शा। अच्छा, देखा आप उनको बचाते हैं, उन्होंने सही नहीं बख्शा। हाँ थे, देखिए पास में ऐसा भी होता है। मैंने तो छोड़ दिया ऐसे केसेस जो है ना। अच्छा। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और काला पुल पे हुआ मेरे साथ जाना, तो मैं आ रहा था गाड़ी में, फ़ोन पे बात करता हुआ रहा, सिग्नल्स के ऊपर, यानी कि मैंने गाड़ी जैसे रोकी तो बराबर में पिस्टल लेके खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई वहाँ पे हो रहा है। अब तो मैं सिग्नल पे रोकता नहीं हूँ, अब तो मैं स्लो हो जाता हूँ या स्पीड से निकलता हूँ। तो उसने जैसे साइड से मारा, अच्छा, तो वेट करते हैं कि स्लो हो जाए, कि जैसे ग्रीन होगा फिर। हाँ, मैं फिर निकल जाता हूँ। तो उसने क्या किया कि पिस्टल लेके खड़ा हुआ, जैसे मैंने शीशा नहीं देखा, उसने यहाँ रख दिया, तो उसके मैंने देखा हाथ कांप रहे थे। तो मैंने कहीं ऐसा, नशे में था वो, मैंने कहीं ऐसा नहीं, कोई गोली चल जाए। मैंने उस पिस्टल को साइड में किया और मैंने कहा भाई क्या चाहिए आपको? कह रहे जी मुझे मोबाइल दे दें और पास दे दें। मैंने कहा ये लो। मैंने उसको दे दिया। मेरे पास 2 मोबाइल थे, तो एक मैंने स्टेयरिंग पे झुक के ब्लैकबेरी जो था वो नीचे फेंक दिया, जो नोकिया का मोबाइल था उसको मैंने दे दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी जाके। आप यकीन करें 2 थानों की पुलिस के अंदर कंटिन्यूसली मैं जाता रहा, डिफेंस में, महमूदाबाद में। डेली बंदे पकड़ते थे और मैं शनाख्त करने जाता था, मुझे वो बंदा नज़र नहीं आया। अच्छा। और उसके बाद मैंने तय किया कि किसी रॉबर का, स्नेचर का, स्ट्रीट क्रिमिनल का केस नहीं करूँगा। उसके बाद से मैंने जो है उसकी किसी का केस नहीं किया। मैंने बोला कि ये जब हम जैसे लोग महफूज नहीं, और कराची सिटी के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा शहरी महफूज नहीं है कि जो इन क्रिमिनल्स का शिकार ना बनाओ। अच्छा, मुझे बाकी बड़े कोई ऐसे लोग नहीं मिले, बहुत शायद के आटे में नमक के बराबर लोग हों इन 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों में जो ये कहते हो कि नहीं हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। वो एक दोस्त था मेरा, वो मुझे कहता नहीं मेरे साथ कभी नहीं हुआ यार, कभी नहीं, मेरे साथ तो कभी फ़ोन स्नैच नहीं हुआ। उसके साथ भी अब हो चुकी हुई वारदातें। तो दिलचस्प वाकया ये है कि एक दफ़ा जब मैं ये केस रिपोर्ट कराने के लिए गया, तो मुझसे जो है ना, वो जो मैं थाने का भी नाम नहीं लूँगा, ना हमारे दोस्त का नाम लूँगा, तो SSP साहब मुझसे कहने लगे अच्छा क्या था, अच्छा कैसे हो, इतनी तफसील से मुझसे जो है ना फहीम साहब, इतने तफसील से उन्होंने वाक़या सुना, पे क्या था, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे खाका बना रहे हो। तो मैं सर आपने इतनी तफसील दे रहे हैं, बोले असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सुबह भी मेरे साथ हुई, मैं समझा वही बंदा तो नहीं है जो मेरे साथ वारदात कर गया है, ये SSP मुझे बता रहा है। अच्छी वक्फा है जी, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से, ख़ास तौर पे शहर कराची में जितनी तेज़ी के साथ ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब लियाकत अली खान साहब जो कि माहिर क़ानून हैं, और अरसलान खान नूरी साहब जो तज्ज़ियाकार हैं। वक्फे से पहले हम अरसलान खान साहब से बात कर रहे थे, हम बढ़ते हैं लियाकत अली खान साहब की जानिब। अच्छा लियाकत भाई, हम बात कर रहे थे कि मतलब कराची में कोई ऐसा शहरी जो है ना ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि जिसके साथ कोई ऐसी वारदात ना हुई हो। आपने पहले कहा कि पुलिस इसकी जिम्मेदार है, वो FIR दर्ज नहीं करती है, पुलिस जो है वो अपनी सही तरह उस तरह हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में जो है वो नाकाम है शहरियों को। दूसरा आपने कहा कि कैमरे जो हैं वो उस वर्किंग कंडीशन में नहीं है कि जो कैमरे में एक दफ़ा इस तरह की कोई वारदात करने वाला अगर आ भी जाता तो मुझे ट्रेस नहीं कर पाते या कैमरास काम नहीं कर रहे होते। अदालतों का भी एक, ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम मजीद बात करेंगे, मगर अदालत का भी तो एक रोल है इसमें कि चलें ठीक है, अगर 10 केसेस हुए, 10 अगर अदालतों तक नहीं पहुंचे, 2 ही पहुंचे हैं, अगर उन 2 को तो ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए, दिखाया जाए, लोगों को पता चले कि जनाब नहीं कुछ भी हो जाए हमने इस तरफ नहीं जाना, अगर इसमें पकड़े गए तो हमारे साथ बहुत बुरी होने वाली है। ये खौफ ही नहीं है किसी को? बिल्कुल फ़हीम भाई, आपने दुरुस्त कहा। देखिए बात यह है कि जो इब्तदा होती है ना वो पुलिस से होती है। जब आपकी FIR विद इन टाइम नहीं काटी जाएगी। हम इंतहा की बात करते हैं, इब्तदा तो बहुत ख़राब है हमारी, अदालत की बात करते हैं। मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। हाँ। जब आपकी FIR विद इन टाइम नहीं काटी जाएगी, जब आपकी FIR जो है नामालूम अफराद के खिलाफ काटी जाएगी, ताख़ीर से काटी जाएगी, कल को फिर सही मुलज़िम पकड़ के उसके अंदर उसको अरेस्ट करके उससे चीज़ें नहीं रिकवर की जाएंगी, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, तो कमज़ोर केस लेकर जब आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर मुलज़िम ने छूटना है।
तो उसके बाद फिर आप अदालत से क्या तवक्को रखते हैं जब आप विटनेस पेश नहीं करेंगे? देखें, एक अगर आपने नामालूम एफआईआर करें, कमजोर केस की बात करें, ठीक है, कमजोर केस लेके अदालत में जाएंगे, मुलजिम ने छूटना ही छूटना है, मगर उस मुजरिम को भी तो कोई ना कोई वकील जो है वो डिफेंड कर रहा होगा ना, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए कोशिश कर रहा होगा। बिल्कुल करते हैं। देखें, जो सच्चा गवाह होता है, मैं भी सारा दिन विटनेस चलाता हूँ, सच्चे गवाह को आप कभी तोड़ नहीं सकते, झूठा गवाह कभी आपके सामने टिक नहीं सकता है। और कमज़ोर केस या झूठा केस के अंदर जो ना मुलजिम को कभी सज़ा नहीं होती। जो सच्चा केस होता है उसके अंदर हमेशा सज़ा होती है, हमने देखा है। आप कुछ भी कोशिश कर लें उसको सज़ा मिलेगी। अब उसके मैं रीज़न देता हूँ। आपने अगर जो है एक एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ काटी, ताख़ीर से काटी, और बंदा सही गिरफ्तार नहीं किया। अब यहाँ तो ऐसा होता है ना कि एक मुलजिम पकड़ा गया वारदात करते हुए, 4 नामालूम एफआईआर उसके ऊपर डाल दी गई कि इसके अंदर भी यही है, उससे ज़बरदस्ती उगलवाया जाता है। भाई आप जेन्युइन बंदा पकड़ने की कोशिश करो ना, जो उस एरिया के अंदर वारदातें कर रहा है, जो उस एरिया के अंदर लूट रहा है, तो पुलिस को तो सब पता होता है। अच्छा, जो क्रिमिनल से गेम होते हैं, कौन वारदात कर रहा है? देखिए, पुलिस के बहुत सारे इन्फार्मर होते हैं, स्पाई इन्फार्मर होते हैं, इनके मुखबिर होते हैं जो ना, ये उनको बताते हैं, और इनको ये भी पता होता है कि ये मुलजिम इस इलाके के अंदर वारदातें करता है। और मुलजमान जो होते हैं इनका एक ग्रोह होता है, ठीक है, हर लोगों के इलाके बटे होते हैं। जो उस इलाके में वारदात हो रही है तो ये पुलिस उन क्रिमिनल से ही मदद लेती है, सीसीटीवी कैमरे से मदद लेती है, कंप्लेनेंट से मदद लेती है, गवाहों से मदद लेती है। जब आप उसकी जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, एफआईआर कटने के बाद, अभी असलान साहब ने भी आपको कहा, बताया कि जो है ना, जब आप कंप्लेनेंट को धक्के देंगे, 2 दिन बाद एफआईआर काटेंगे, 3 दिन बाद आप उसको भागने का मौका देंगे, आपको फौरन एक्शन लेना चाहिए। फौरन एक्शन लेना चाहिए कि जहां इंसिडेंट हुआ है आप जाएं, उसकी सीसीटीवी फुटेज ले लें। पहले आप ताखीर से एफआईआर करेंगे, 10 दिन बाद जाके सीसीटीवी फुटेज लेंगे, 10 दिन बाद जाके आप वकूआ देखेंगे, उसके बाद आप मुलजिम पकड़ा जाए, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवाते जो ना, फिर तो मामला जो है ना सेटल हो जाते हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कमज़ोर केस होगा, मुलजमान को सज़ाएं नहीं मिलेंगी, लोगों को शायद मिलेगी। फिर दूसरी बात यह है कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसके अलावा लोगों के पास जो है ना मुलाजमत के मौके नहीं है। एक फैक्टर ये भी हम देखते हैं जो ना। दूसरा फैक्टर यह है कि अगर आप जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में जराइम पे काबू पाया जा सकता है। आपकी पुलिस को अलर्ट जब अपने इलाके के अंदर वो एक दफ़ा तय कर ले कि मेरे इलाके के अंदर कोई जराइम नहीं होगा, और अगर जराइम होगा उसमें आप जो है अहले मोहल्ला से भी देखें, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं, उनकी यूनियन बनी हुई हैं, उनके अंदर कैमरे लगे होते हैं, आपकी मोहल्ला कमेटी हैं, मसाजिद हैं, आप जो लोगों के साथ मिलें, उनसे पूछें कि आपके क्या क्या मसाइल हैं। आपका एसएचओ निकलता ही नहीं है थाने से जो ना, जब तक आप जो है वो आपका बगैर पैसों के काम ही नहीं होता है। आपकी पुलिस पेट्रोलिंग जो है मेन रोड पे नजर आएगी, इलाकों में जाती नहीं है जो ना। तो भाई आपको जाना है हर जगह पे, गली के मोहल्ले में आपको जाना है। आपने जो कम्युनिटी पुलिस है हमारी, या जो वहाँ के मकामी लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, मोहल्ला कमेटी के लोग हैं, उनसे भी हेल्प लेनी है कि कोई ऐसा क्रिमिनल हो तो आप उसको इन्फॉर्म करें। अच्छा, आपने जो है वहाँ पे मैसेज, मतलब ऐसे हमारी पुलिस ऐसी क्यों है? देखें, मतलब ये सवाल है एक, मतलब हमारे ही पल्ले ऐसी पुलिस ऐसी, देखें, पुलिस हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब अच्छी है, उसको अच्छा बनना पड़ेगा। देखिए, जब पुलिस वाला कोई भी अगर पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता है तो इज़्ज़त, जान और माल की हिफाजत करना उसकी ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। जब वो हलफ लेकर आता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे। अब दूसरी बात यह है कि ऐसी पुलिस क्यों है? एक एसएचओ को आप एक थाने में 3 साल तक नहीं टिकने देते। एक महीना एक पहले एक एसएचओ होता है, उसके बाद दूसरे महीने दूसरा एसएचओ होता है। भाई आप एक जगह पे एक एसएचओ को तैनात कर दें, 3 साल तक आप उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करें, वो सही तरीके से वहाँ काम करेगा। अब ये भी एक है कि हम देखते हैं जी, एक एसएचओ ने 6 महीने काम किया, उसके बाद उसको हटा के उसके दूसरा लगा दिया। ये भी एक जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना बड़े मामला पैदा होते हैं कि एक शख्स लेके चल रहा है इलाके को, तो उसको नहीं हटाना चाहिए जो ना। एक ये इशू आता है। बेचारों को अपने बच्चों की शादियों को छुट्टियां नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 24 घंटे की नौकरी है उनकी जो 24 घंटे की नौकरी, लेकिन देखें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इनको ये सही तरीके से अपना काम नहीं करते। अगर सही तरीके से अपना काम करें तो मैं समझता हूँ कि इन कोई पत्थर नहीं उठा सकता है। आप देखें, मंशियात अगर इलाकों में बिकेगी तो इनकी सरपरस्ती होगी, इनको पता होगा। अगर सिनेमा घर चलेगा इनको पता होगा, ज़मीन पे कब्जा होगा इनको पता होगा, सबसे पहले इनको पता चलेगा। अगर पथारे लगाए जाएंगे इनको पता होगा, रोड खुदाई होगी इनको पता होगा, जराइम पेशा कोई ऐसा वाक़या होगा सबसे पहले पता होगा। लेकिन पुलिस जो है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक शख्स के बारे में जानती है, लेकिन यह है कि उनको एक्टिव होना पड़ेगा। आज आप देखें कि पहले जो जराइम होते थे, अब सिंध रेजिडेंट इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया। अब उसके तहत जो है कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं उसकी एंट्री थाने में कराएंगे। आप अगर किसी को रेंट आउट करते हैं उसकी जो है एंट्री आप थाने में कराएंगे। अगर नहीं है तो पुलिस के पास ये पावर से उठा के उसको बंद कर दे।
उसकी FIR कर दें कि आपने विदाउट इंफॉर्मेशन के आपने ये प्रॉपर्टी बेची कैसे, आपने किराएदार रखा कैसे। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। जब आप सख्ती करेंगे इलाके के अंदर तो मेरे ख्याल में लोग ऐसा ऐसा उसमें ढल जाएंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि जो है ना वो जाके जराइम करे जो ना। अच्छा, आपने कहा कि इसकी और भी रीज़न, जिस तरह अभी लियाकत भाई ने भी कहा कि गुर्बत और बेरोज़गारी भी इन बढ़ती हुई जो वाक़यात हैं, जो वारदातें हैं, उनकी वजह हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये बात सही है? क्या इंसान अगर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए माली तौर पे, जॉब चली जाए या थोड़ा सी तंगदस्ती आ जाए तो वो फ़ौरन बंदूक उठा लेता है? पहले तो हम जो ब्रेक में एक बात कर रहे थे कि कराची में कोई ऐसा बंदा है, मैं कहता हूँ कराची में आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिल जाएंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये बहुत वारदात में हुई, समझ जाइएगा कराची में कल ही आया है वो। कल ही आया, ओके, ठीक है ना। अब बात करते हैं। देखें सर, बात ये है, कल भी मैं एक प्रोग्राम में बैठकर एक बात कर रहा था कि हमारा इशू जो है ना, महंगाई है, महंगाई भी है, लेकिन हमारा जो इशू जो है ना उससे बड़ा जो है वो बेरोजगारी है। आप भाई कब जाएंगे शॉपिंग करने के लिए जब आपकी जेब में पैसे होंगे? आपको सस्ता महंगा कब लगेगा? ये आपकी जेब बताती है कि ये महंगा ये सस्ता है। जिसकी जेब में पैसे ही नहीं है, सब कुछ महंगा, सब कुछ महंगा उसके लिए पेट्रोल 500 रुपये हो जाए, उसको क्या? तो हमारा इशू तो ये था कि बेरोजगारी जो थी ना वो फैल रही थी। अब लोग उसको भूल चुके हैं। लोग कह रहे हैं 17%, 16%, 33% GST पे लगे हुए लोग कि अभी तो जो है वो इन चीज़ों पे कीमतें बढ़ रही हैं। लोग भूल गए, जो बेरोजगार था वो बेरोजगारी है, वो अभी तक ये सोच रहा है कि अच्छा अभी ये चीज़ें आने वाली हैं, ये सैलाब आने वाला है। फिर मैं ये कहता हूँ कि हल ये नहीं है कि अगर आप परेशान हो जाएं या आपके पास रोज़गार के मौके नहीं है, महंगाई हो जाए तो आप क्राइम पर आ जाएं, आप क्राइम करने लगे, स्ट्रीट क्राइम में कैसा भी जो है ना वो हो। यहाँ पर शहरियों का भी फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं देखता हूँ, और बहुत सारे वाक़यात आप लोगों ने भी सुने होंगे, जब वारदात होती है तो शहरी अपना जितने भी, अगर कोई बंदा पकड़ा जाए, वही लियाकत साहब वाली बात कि एक ही बंदे के सर पे 4 केसेस डाल दो, तो जो 3 चीज़ और बंदों ने किए हैं वो जो है वो कहते हैं चलो यार हमारी भी जो क्राइम था वो अगले के सर पे चला गया जी। शहरी जो पकड़ते हैं और फिर आपने सुना होंगे वो बहुत सारे वाक़यात कि जला देते हैं, रोड पे लिटा देते हैं उनका, तो कानून हाथ में लेते हैं, उनको जान से मारने का इरादा होता है, बचाना पड़ता है उनको। बहुत इबरतनाक उनके साथ सलूक हो जाता है, कहीं तो जान से हाथ धो बैठते हैं। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी 2 वजूहत है। एक तो वजह यह है कि आप अगर एक बंदे को पकड़ते हैं, उसको इंटेरोगेट करेगी पुलिस, उससे सवालात करेगी, उससे पूछेगी, तो हो सकता है कि इस जो क्राइम है इसकी तह तक आप पहुंच जाएं, उसके ग्रुप तक पहुंच जाएं, मास्टरमाइंड तक आप पहुंच सकें। और उतने ही चांसेस ये भी हैं कि आप पुलिस को देंगे तो कल दोबारा फिर वो आगे स्नैच कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब लोगों का पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, पुलिस का लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। हाँ। तो ये अब जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, वही बात के सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, शहरी की भी बराबर से जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये ऐसे वाकयात कैसे रुक सकते हैं? इसकी रोकथाम जो है ना वो कैसे मुमकिन है? हम मतलब इन लोगों को डिस्करेज कैसे कर सकते हैं जो स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे हैं? हर बंदे को अपने लेवल पर काम करना है। कैसे? हर बंदे को जो है, जैसे सोसाइटी बनी है हमारे, बैरियर्स लग जाते हैं क्राइम पर, स्ट्रीट क्राइम पे तो लोगों ने कंट्रोल ऐसे ही किया ना कराची के अंदर, बैरियर्स लगा दिए, गार्ड्स लगा दिए, CCTV कैमरा फुटेज वगैरह, और फिर जो है ना महल्ला कमेटी, ये जो सब चीज़ें बनी इसलिए बनी थी कि ये इन पर जो है वो काबू पा सके। फिर सिर्फ ये नहीं है, शहरी की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो वो जाकर जो टाउन में अपने बताए कि भाई ये लाइट नहीं जल रही है। कहीं अगर कचरा फेंक दिया जाता है तो बताए कि भाई यहाँ पर शहरियों की भी बराबर से जिम्मेदारी है। शहरी क्या करते हैं कि अच्छा जगह मिल गई है, चलो ठीक है जाने दो इसको, कौन बात करे। लेकिन हर बंदा का खुद ले कि यार आज मैं बात कर लेता हूँ, अपनी जिम्मेदारी अगर हर बंदा पूरी कर लेना तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम क्राइम पर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और पुलिस जो है वो कहते हैं, उसको कहते हैं पावर है। पुलिस के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर वो कहे कि भाई हमारे पास इनके, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो।
उनको सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इन्फॉर्मर्स हैं, फिर इनके बहुत खुफिया इख्तियारात हैं इनके पास, इख्तियारात आपको गन इसलिए दिए कि आप लोगों को जो है वो एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे, करेंगे असलहे के हवाले से कि मतलब जितने भी ये वारदातें करने वाले हैं इतनी आज़ादी के साथ असलहा कैसे लेके घूम रहे होते हैं। क्या मतलब असलहे को, गैर कानूनी असलहे को ख़ास तौर पे इसको ख़त्म नहीं कर दिया गया था? इनके पास कैसे है असला? इनको क्या कहीं तलाशी नहीं होती है? एक आम आदमी को तो बाइक पर रोक के उसे 10 दफ़ा चेक किया जाता है, वो एक जगह हेलमेट नहीं पहना तो तब भी चेक होता है। ये कैसे अपने माउजर्स या जो भी इनके पास गन्स वगैरह होती हैं वो लेके मूव कर रहे होते हैं? एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से ख़ास तौर पे शहर कायद में बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट लियाकत अली ख़ान साहब और अरसलान ख़ान नूरी साहब। अच्छा लियाकत भाई, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि असलहा रखना एक आम आदमी के लिए क्या बहुत आसान है, और उसके बाद ये जो जिन लोगों के पास मतलब अभी बात करते कि नौकरी नहीं है या जो क्रिमिनल्स हैं वो इतनी आज़ादी से मतलब जो क्राइम कर रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मोबाइल स्नैचिंग में, डकैती के इस तरह के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं जो लोग, वो इतनी आसानी से कैसे एक वेपन जो है वो कैरी करके मोटरसाइकिल पे घूम रहे होते हैं? उन्हें कोई रास्ते में चेक करने वाला नहीं है, या वो उन्हें कोई डर खौफ नहीं होता कि अगर ये वेपन पकड़ा गया तो उनके साथ क्या होगा? इस पर तो बताएं ज़रा। देखिए, वैसे गैर कानूनी असला रखना वैसे भी जुर्म है, लेकिन जहाँ तक आपने क्रिमिनल्स की बात की, देखें यहाँ जितने भी हमारे कराची शहर के अंदर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ असला डीलर्स हैं, उनकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि कोई भी जो है ना गैर कानूनी तरीके से किसी को विदाउट लाइसेंस के असला फ़रोख्त नहीं हो। दूसरा, जो हमारे बार्डर्स हैं जो आते हैं, सामान आते हैं, उसके ज़रिए भी आ जाता है बाज़ औक़ात जो है असला, तो इसके ऊपर भी सख्ती होनी चाहिए। दूसरा, देखें पहले तो इसके ऊपर 13 डी लगता था, उसके ऊपर कम सज़ा थी और उसमें फ़ौरन बेल हो जाती, तो उसके बाद बाकायदा इसके अंदर एक कानून साजी की गई, सिंध आर्म्स एक्ट 2013 के अंदर जो है ना इसको 23 से किया गया, और इसकी सज़ा को जो है वो 3 साल से बढ़ा के 14 साल किया गया, और कैपिटल पनिशमेंट है। यानी इसके अंदर तो अब इसका जो ट्रायल है वो सेशन जज के पास होता है, बेल भी सेशन जज के पास फाइल होती है। तो क्योंकि हमने देखा कराची शहर में बत्ताखोरी के, टारगेट किलिंग के और दंगा फसाद के जो इस तरह के वाक़यात थे, तो इसके ऊपर सिंध असम्बली में 2013 में ये कानून आया। उसके बाद से अब इसकी जो सज़ा है वो भी ज़्यादा है, इसमें सज़ाएँ भी लोगों को हो रही हैं, और साथ साथ जो है ना इसमें जो अब ट्रायल है वो सेशन जज इसका चलाता है जो ना। देखें पुलिस की तरफ से या अदालत की तरफ से तो जो है ना देखें कोशिश होती है कि इस तरह के जो लोग, कोई फ़र्क पड़े इन सज़ा बढ़ाने से या कोई सख्ती करने से? काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और इसके ऊपर लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं, और जब ये बात साबित हो जाए। लेकिन हम अमूमन ये देखते हैं कि लोगों के पास गैर कानूनी असला कम निकलता है, लेकिन पुलिस उन पर डाल देती है। अब कोई ना कोई रीज़न होता है, किसी की दुश्मनी होती है, किसी को किसी और इशू में उठा के लेके आते हैं, तो पुलिस वाले भी इस तरह करते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि जो उसके लवाकिन होते हैं वो उससे पहले, उस वाक़े से पहले एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, जी इसको तो घर से उठा के ले गए थे, या इसको फलाने लड़ाई झगड़े में उठाया था, उसके ऊपर पुलिस ने ये भी केस डाल दिया। देखिए दो तरह के केसेस, गन पॉइंट पे लेके गए हैं, उसके बाद गैर कानूनी गन थी, वो डाल दिया, की चेन छीन ली, वॉलेट से पैसे थे, वो फलानी 30 लाख की घड़ी थी वो उतार ली। ये इस तरह की बातें लिख के केस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा होता है। नहीं, देखें तो इसमें 2-3 केसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस कर सकती है। एक आपके ऊपर मंशात डाल देंगे, अच्छा, शराब डाल सकते हैं, या गैर कानूनी असला जो ना किसी के ऊपर पुलिस, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जो पुलिस इस तरह के केसेस बनाती है जो ना, कोई ना कोई इशू होता है, उसके ऊपर वो FIR नहीं करेंगे, या कोई शख्स कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहता है, क्योंकि फरमाइशी प्रोग्राम भी होते हैं। तो अमूमन जो है ना इसमें जो मैंने देखा है कि असले के केसों में सज़ाएँ कम होती हैं, इक्विटल ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ लोगों को जिनके पास जेन्युइन असला गैर कानून निकलता है, या उसके अंदर प्राइवेट विटनेसेस होते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं। और ख़ास तौर पे ATC के केसेस के अंदर जो जहाँ हम देखते हैं पुलिस एनकाउंटर होता है और अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, उसके अंदर वो असला इस्तेमाल होता है, बाद में मुलज़म पकड़ा जाता है,
तो उसमें सज़ाएँ होती हैं। 23A के केसेस के अंदर भी जो है ना मेन केस में सज़ा होगी, उसके अंदर भी होगी। लेकिन अगर सिंगल जो है वो 23A का केस बना दिया है तो उसके ऊपर अमूमन जो है ना मुलजमान बरी हो जाते हैं जो ना। एक चीज़ और दूसरा जो है ना आपने कहा ना कि पुलिस को सर्च ऑपरेशन करना चाहिए, गैर कानूनी असले के हवाले से मुहिम चलानी चाहिए, जो पहले हम माजी में भी देखते आए हैं कि पुलिस ने इसके ऊपर किया और बहुत सारे लोगों ने रजाकराना तौर पे उस असले को जाके जमा कराया और तलफ किया। जो ना मेरे ख्याल में इस शहर को असले से पाक होना चाहिए। हाँ, बाकी जो लोग रखते हैं वो विदाउट वेपन के जो है लाइसेंस के आप विदाउट परमिशन के आप कैरी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेट्स होती हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, उसमें जजेस हैं, जिनके ऊपर पुलिस वाले भी हैं, उनको भी अपने साथ रखना पड़ता है, जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस की जो है इंक्वायरी करते हैं। तो आपको जो है ना अपनी हिफाजत के लिए रखना अलाउ है, लेकिन उसके लिए जो है आप परमिशन लेंगे होम डिपार्टमेंट से। परमिशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शॉर्टली मुझे ये बताइएगा, अरसलान भाई की तरफ बढ़ते हैं, कि अगर किसी के ऊपर जो है इस तरह ज़बरदस्ती चीज़ें डाल के उसके ऊपर जो है वो एक FIR दर्ज करवा दी जाए, या रिपोर्ट में ऐसे कि जनाब इसके पास असला भी है, इसके पास ये भी है, इसके पास वो भी है, इसने ये भी किया है, वो भी, उस बेचारे ने इतना सारा कुछ ना किया हो तो एक दफ़ा लिखा गया तो वो तीर कमान से निकल गया, या उसके पास होता है कुछ साबित करने का कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इन्होंने ज्यादती की है? देखें, ये जो गैर कानूनी असले के केसेस होते हैं ना, ये सरकार की मुद्दत में दर्ज होते हैं। इसकी जो कंप्लेंट होती है वो सरकार होती है, यानी पुलिस होती है। तो जब वो FIR दर्ज करते हैं तो उनके विटनेसेस भी ऑफिशियली होते हैं, पुलिस वाले ही होते हैं, और असला भी जो है वो बाकायदा उसको सील किया जाता है, उसको अदालत में रिमांड के टाइम पे लेकर आते हैं, उसको दिखाते हैं कि जी ये पिस्टल मिला। अब वो उसे मिला नहीं मिला ये अलग इज़ा जानती है, लेकिन जब ट्रायल चलता है उसके अंदर अगर हकीकत नहीं है तो मुलजिम बताता है हकीकत कि मेरे पास नहीं है, नहीं मिला मेरे से, जो है ना उसका आन ओत बयान होता है, उसके विटनेसेस चलते हैं, उसके पीछे जो भी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ज़्यादातर रिश्वत ना देने के ऊपर बंद कर दिया या किसी और मामले के अंदर बंद कर दिया, असले का केस डाल दिया, तो ये उल्टा भी पड़ जाता होता है इनके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, बहुत सारे लोग तो अपनी जान छुड़ाते हैं और इक्विट हो गया, उन्होंने कहा जी जान छूटी, जो है लाखों पाए। तो अगर कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जो समझते हैं कि मैं एक गलत केस के अंदर गया और मैंने जेल भी काटी, उसके बाद ट्रायल भी भुगता और अदालत से मैं बरी हो गया, तो वो अगर चाहे तो डैमेजेस का केस कर सकता है। अच्छा, डैमेजेस का जो है, जो उसको जहनी अजियत हुई, उसका पैसा लगा, अदालतों में उसका रिकॉर्ड ख़राब हुआ, उसका CRO बना, तो वो जाके उनके ऊपर डैमेजेस, जिस शख्स ने FIR काटी, जिसने फ़र्द गिरफ्तारी बनाई, जिसने उसके खिलाफ झूठा बयान दिया, जो उस केस का तफ्तीशी अफसर था उसने मेरिट पर तफ्तीश नहीं की, वो अगर चाहे तो उनके खिलाफ स्यू कर सकता है। उसके लिए उसको सिविल सूट लिया जा सकता है, सिविल सूट दाखिल करना पड़ेगा। अगर वो साबित करता है तो उनको वो डैमेजेस जो है ना हर्जाना उनको देना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक है। अरसान भाई, असलहे की रोकथाम के लिए और ख़ास तौर पे ये गैर कानूनी असलहा जो है, इसको ख़त्म करने के हवाले से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को मतलब एक रियासत को किस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए भाई साहब, आप ये देखें, पहले तो प्रोसीजर देखें कितना मुश्किल है। अगर आप कोई लाइसेंस लेने के लिए, तो उस पर जो होम डिपार्टमेंट है पूरा काम कर रहा है, उस पर कोई 13-14 सफ़े होते हैं, फॉर्म होता है, पूरी वेरिफिकेशन होती है। तो देखने में तो लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आप देखते हैं ये वारदात करने वाले मुलजिम जो आते हैं, इनके पास जो असला होता है, या ये छोटे मोटे जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, या जो बारातें आ रही होती हैं, और बच्चों के पास गन्स होती हैं। ये न्यू ईयर पे इतनी फायरिंग हुई है, मैं ये सोच रहा था कि लोगों के पास कितना असला है। जी हाँ, चारों तरफ से फायरिंग हो रही है। और फिर बात ये है, और उस पर आप ये देखें, बच्चों की ग्रूमिंग ये हो रही है कि उनको जो है वो असला दे दिया जाता है कि बेटा तुम भी फायर करके दिखाओ। ये ईदों वगैरह पे जब प्लास्टिक के टॉयज, जो गन टॉयज होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं गालिबन? नहीं, मैं तो असली गन की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे वाकयात देखे, जी हाँ, जहाँ पे बच्चे जो है वो चला रहे, फायरिंग करवाई जा रही है, बच्चों फायर करवाई जा रही है, जैसे बच्चों से बाइक चलवाई जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, शांति कार्ड तो बहुत दूर की बात है, मेरे ख्याल से तो 12-13-14 साल के बच्चे होते हैं, वो बाइक चलाना सीख जाते हैं। वहीं से चीज़ें ना ये जन्म लेती हैं सारी। ये जो टॉयज़ हैं, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल होता है, वो देखने में ऐसा लगता है कि ये असली गन है। अभी तो कुछ जगहों पे तो पाबंदी लग गई है, जैसे एयरपोर्ट पर आप वो लेके नहीं जा सकते प्लास्टिक वाली गन भी, चाहे वो वाटर गन हो, चाहे वो जैसे हम कहते हैं छर्रे वाली जो एक वो आती है वो हो, या फिर वो प्लास्टिक बुलेट हो, वो आप लेके नहीं जा सकते अब इन जगहों पे। लेकिन आम जगहों पर भी ये नहीं होनी चाहिए। होता यह है कि जो 12-13 साल का जिस लड़का बच्चा जो होता है, उसकी मेंटालिटी ये होती है, वो ये कहता है उसके हाथ में जो गन होती है ना प्लास्टिक की हो,
लेकिन उसके अंदर जो एक एटीट्यूड जो उसके अंदर आ जाता है ना, तो वो उसको लगता है कि जब मैं प्लास्टिक की गन से ये सब कर सकता हूँ, लोग मुझसे डर रहे हैं या नहीं डर रहे, उसको ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं, तो वो फिर आगे की तरफ जाता है कि यार चलो कोई टीटी टाइप या कोई आजकल आपको याद होगा रख साहब के पान की दुकानों पर वो लाइटर मिल रहे थे कुछ, क्योंकि बिल्कुल मेटल की गन थी। जी 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 जी, वो बिल्कुल ऐसे माउजर की तरह लग रहे थे। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो हाथ में आप ले भी लें, या अगर आप किसी के हाथ में थमा भी दें, तो आपको ऐसा लगे कि ये जो है असली असला है, ये गन। वेट भी उसका काफी बेहतर, वेट भी उसका अच्छा खासा होता है। तो इन चीजों पर जो है ना वो सब पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी होनी चाहिए। सर ये बात, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं मैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सबसे पहले तो इस तरह के टॉयज को ख़त्म करना चाहिए। ये हमारे ईदों पे और मतलब कोई इस तरह का कोई इवेंट आता है तो उसमें बच्चों के हाथ में जब पैसे आते हैं तो वो जाके इस तरह के टॉयज खरीद के ले आते हैं, या हम लोग खुद बच्चों को गन्स ला के देते हैं, वो चाहे पानी वाली पिस्तौल हो या वो छर्रों वाली पिस्तौल हो। इसकी खेलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को हम ये लेके देते हैं और कल को वही बच्चे जो हैं वो असली गन जो है वो खरीदने की ख्वाहिश जो है वो पैदा करते हैं। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, अपने बच्चों को वो टॉयज़ देने चाहिए, ना कि ये प्लास्टिक के टॉयज़। हुकूमत को भी इन पे पाबंदी लगानी चाहिए। अगर पाबंदी है तो फिर ये बाज़ार में इतनी आसानी से मौजूद नहीं होने चाहिए। बाकी कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करे, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ शहरों में माली तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बिल्कुल नहीं है। जानी तहफ़्फ़ुज़ भी आवाम को होना चाहिए, और इस पे काम करने की शदीद ज़रूरत है। जो चीज़ें हैं वो संजीदगी से हल करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप मेहमानों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इस हवाले से आपने बात की। दोस्तों, फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।